चलिए दोस्तों, अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, यहाँ पे आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 12 को कंप्लीट किया और इलस्ट्रेशन नंबर 10 को जो है मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। मैं उस पर स्पेसिफिकली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 10 में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इलस्ट्रेशन नंबर 12 में कवर है, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इलस्ट्रेशन नंबर 12 में थे। इसलिए मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको पहले करवा दिया, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 को हमने यहाँ पे कंप्लीट करवाया था, जिससे वो आपके पास में सारे कंसेप्ट कवर हो जाए और उसके बाद बड़े आराम से आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। बेसिकली हो ही गया होगा कंप्लीट, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने में अब हमारे पास में ज़्यादा कोई यहाँ पे पॉइंट्स बचे नहीं हैं, ठीक है। अब मुझे करवाना है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 तो कंप्लीट हो गया, ये हटा देते हैं। अब जो मुझे करवाना है वो है आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। बेसिकली एक कंसेप्ट छोटा सा पढ़ाना है, ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कंसेप्ट नहीं है, बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे हम कंप्लीट करवा देंगे तो वो चीज़ आपके पास में कवर हो जाएगी। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो फाउंडेशन लेवल से भी आप पढ़ के आते हैं इसका कंसेप्ट, लेकिन फिर भी देख लेंगे एक बार। वो कंप्लीट होने के बाद हम एक कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में तो ज़्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, तो वो तो अभी कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो कंसेप्ट मुझे मेन पढ़ाना है, जो मैंने यहाँ पे आपके पास में लिखवा रखा था कि कंसेप्ट पढ़ाना है, ठीक है, वो एक कंसेप्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास में है 3 क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 13, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। ये जो मुझे एक कंसेप्ट पढ़ाना है उस पे आपके पास में 3 क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और उसके बाद आपके पास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स पे स्विच कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से मेरे पास में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते। बड़ा ही छोटा सा एकदम क्वेश्चन है और कंसेप्ट में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, वही फाउंडेशन लेवल पे जो क्लियर करके आते हैं हम, वही चीज़ है यहाँ पे। लेकिन एक बार के लिए देख लेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट हमारे से छूट ना जाए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आप आ जाइए मेरे साथ। क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1? इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेसिकली यहाँ पे टॉपिक का नाम भी इन लोगों ने साथ साथ दे रखा है कि इलस्ट्रेशन 1 किस पे बेस है, इलस्ट्रेशन 2 किस पे बेस है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट के बेस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हम जब इनिशियल मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने कहा था कि सर इंडेक्स 16 के हिसाब से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हिसाब से आप इनिशियल मेजरमेंट कर सकते हैं और इनिशियल मेजरमेंट की आपको कॉस्ट निकालनी होती है। लेकिन इनिशियल मेजरमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप का ये ट्रांजैक्शन है। मतलब कि इनिशियल मेजरमेंट में मैंने 4-5 तरीके आपको बताए थे, जैसे कि परचेज़ करके लेके आए, दूसरा एक्सचेंज था, तीसरा था डिफर्ड क्रेडिट, ठीक है, और चौथा आपके पास में गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह था, तो वो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट तो बेसिकली वो तो ठीक है, इंडेक्स वो आपके पास में दूसरे इंडेक्स में हम पढ़ेंगे। लेकिन बाकी के हमने पॉइंट्स पढ़े थे, जहाँ पे एक वर्ड था डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट, जिसको मैंने आपको समझाया भी था, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी असेट हम परचेज़ करके लेके आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ओबियसली इंडेक्स 16 के अंदर जब मैं बोलता हूँ कि असेट परचेज़ करके लेके आए, तो असेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लेके आए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लेकिन पेमेंट हमने अभी नहीं किया है, ठीक है। पेमेंट हम अभी नहीं कर रहे हैं, पेमेंट को हम डिफर करने वाले हैं, ठीक है। पेमेंट को हम बाद में पे करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आज आ चुका है, उसे हम हफ्ते में पे करेंगे, ठीक है। हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करेंगे, हर महीने पे कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास में स्कीम हो। लेकिन एक साथ पेमेंट ना करते हुए थोड़े थोड़े करके पेमेंट करेंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद ये आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, इसी मेथड को हम कहते हैं आपके पास में डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट, जहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज़,
जिसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला के आपको टोटल पेमेंट फॉर एग्जांपल 10,000 इंटरेस्ट है तो 5,10,000 आपको पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे लगता है क्योंकि डिफर्ड हो रहा है पेमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। और जहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तो आपके पास में कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 5,00,000 रुपीज़, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है 10,000 वो ऑलवेज़ आपके पास में P&L में चार्ज किया जाता है, वो कॉस्ट का पार्ट आपके पास में नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, उसी पे बेस एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1, ऑन 1 अप्रैल 2001 को एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर फॉर सेल 10 मिलियन, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो 10 मिलियन है, 100 लाख रुपीज़, विथ पेमेंट टर्म बिंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम उसका पेमेंट कर सकते हैं, एक साथ पे करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट की सिस्टम है और इक्वल इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि 33,33,333 रुपीज़ का जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है, मतलब कि तीनों इक्वल है, ठीक है। तो ये जो 33 लाख ऐसे करके आप 3 बार इसे पे करेंगे। कहते हैं कि ओवर अ 2 ईयर पीरियड, 2 साल में ये 3 इंस्टॉलमेंट बना के देते हैं और हम इस 2 साल में 3 इंस्टॉलमेंट पे करके हम इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को खुद का परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि पेमेंट कब बना है, तो कहते हैं पहला तो जो है 1 अप्रैल 2001 को ही हम पे कर देंगे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट हो रहा है 31 मार्च 2002 को और तीसरा इंस्टॉलमेंट हो रहा है 31 मार्च 2003 को। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट भी आपको दे रखा है 5.36% पर एनम के हिसाब से, और आपको पूछा गया है कि पास करिए जर्नल एंट्रीज़ को और इंडेक्स 16 के हिसाब से। सबसे पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जर्नल एंट्री, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कहता है कि ₹10 मिलियन का यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, 10 मिलियन मतलब 100 लाख रुपीज़ आप कह सकते हैं, यहाँ पे हम मिलियन ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप लैक्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। 100 लाख लिखो या फिर 10 मिलियन लिखो, फ़र्क नहीं पड़ना है। तो कहते हैं 10 मिलियन का है या फिर 100 लाख रुपीज़ का ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, असेट है, और इसका पेमेंट हमें 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। 2 साल में इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट बना रखा है, डेट भी दे रखा है 1 अप्रैल, 31 मार्च और 31 मार्च 2003। तो कहते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 इंस्टॉलमेंट आपको बना के देंगे, वो सेलर, ये वाला और ये वाला, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे कब, 1 अप्रैल 2001 को। कितना पे करेंगे सर, 33,333 सेम एज आपके पास में दूसरा भी सेम इंस्टॉलमेंट है क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट कह रखा है, ठीक है। तो इक्वल ही पे करना है हर साल, मतलब हर इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, हर साल नहीं, हर इंस्टॉलमेंट पे जो भी डेट आपके पास में दी गई है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। पहला इंस्टॉलमेंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं 1 अप्रैल 2001 को। उसके बाद सेकेंड है 31 मार्च 2002 को, और तीसरा है 31 मार्च 2003 को। तो यहाँ पे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट आपके पास में बन जाते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा है और तीसरा है। अगर इसका टोटल मैं देखूँ तो मुझे तो ज़्यादा लग रहा है, 10 मिलियन से ज़्यादा। मैं एक बार के लिए टोटल चेक करना चाहूँगा। 33,33,333 ऐसे 3 बार हम पे करेंगे इंटू 3, मतलब कि ये अमाउंट कहीं ना कहीं 10 मिलियन बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये सही अमाउंट है। ओके डन। कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट भी लगेगा, ओबियसली इंटरेस्ट रेट तो लगना ही चाहिए था, इंटरेस्ट तो वैसे भी लगना ही चाहिए था। क्लियर है। लेकिन मैं कुछ ऐसा कैलकुलेशन करूँगा जिससे इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब बात समझिए,
आपको यहाँ पे ऑफ़र किया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट है आपको 10 मिलियन में हम प्रोवाइड कर देंगे और 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे थोड़ा लॉजिकली बताइए कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट में आपको दे रहा है, फॉर एग्जांपल आप कार वगैरह तो परचेज़ करते ही है, ठीक है, कार बाइक वगैरह हो गया, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, ऐसे मशीनरीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम परचेज़ करते हैं और जहाँ पे नॉर्मली इंस्टॉलमेंट वाइज हम पे करते हैं। तो वहाँ पे आप समझिए कि आपको इंस्टॉलमेंट करने से पहले वो आपको पूछते हैं कि अभी पेमेंट करेंगी तो 50,000 रुपये, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो 60,000 रुपये, और 3 इंस्टॉलमेंट करके देते हैं तो इस तरीके से डिवाइड बाई 3 करते हैं। आप समझिए मैंने क्या कहा कि सर अभी परचेस करेंगे, हमने कहा हाँ, तो आपके पास में अमाउंट है 50,000 रुपीज़, ठीक है, अभी पे करिए और काम ख़त्म। लेकिन आपने कहा कि नहीं जी इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो वो कहेंगे कि ठीक है सर हमारे पास में इंस्टॉलमेंट की भी आपके पास में फैसिलिटी है, 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहेगा आपके पास में 60,000 डिवाइड बाई 3, 3 इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से वो करके देते हैं, ठीक है। तो वैसे प्राइस कितना है सर 50, अगर इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो कितना करके देंगे 60, 60 डिवाइड बाई 3 करके देंगे, 60,000 डिवाइड बाई 3 मतलब कि 20,000 का ये आपके पास में 20K और 20K, इस तरीके से वो इंस्टॉलमेंट बना के देते। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये चीज़ बताने के क्या रीज़न रहा, ये चीज़ रीज़न का, ये चीज़ बताने का रीज़न ये रहा कि मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 60,000 है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 10 मिलियन है, क्या इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिला हुआ है? आंसर इज़ यस। बड़ा ही आराम से समझिएगा, जब भी आपको जो है शॉप वाले कहते हैं कि सर इसका मशीन की प्राइस है 10 मिलियन, इंस्टॉलमेंट में ये आपके पास में होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इंस्टॉलमेंट ये डिवाइड बाय अगर ये 3 कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि वैसे प्राइस है 50, लेकिन अगर वो आपने कहा कि भाई इंस्टॉलमेंट में करना है, तो कहते हैं कि वह 60,000 होगा और 60,000 डिवाइड बाई 3 करके आप पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ रहे? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 10 मिलियन में इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है वो चाहिए, और वो क्यों चाहिए, क्योंकि इसने जर्नल एंट्री पूछी है और जर्नल एंट्री में मुझे ये लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है जो हमें P&L में चार्ज करना है, समझ गए? तो यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता क्वेश्चन में कि वैसे वैल्यू कॉस्ट इतनी है और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इतनी बन रही है, तो मैं माइनस करके यहाँ पे लिख लेता कि 10,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन में इतने ऐसा बताया नहीं। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, या जिसकी बात हो रही है 10 मिलियन की, क्या उसकी कॉस्ट दे रखी है? नहीं सर, नहीं दी है, तो हमें निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 50,000 का अमाउंट था ना, ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये इन लोगों ने दिया नहीं, और जब तक वो मिलेगा नहीं आपको इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिलेगा जनरल एंट्री पास ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली समझ रहे क्वेश्चन ने क्या कहा, ठीक है, अब सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। तो क्वेश्चन ने फिर से एक बार सारी चीज़ें, क्वेश्चन ने कहा कि सर एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेस कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है, और इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर देनी है। मेन अमाउंट है 10 मिलियन, ठीक है, डिवाइड बाई इन्होंने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिए, और जो भी आंसर आए वो आपको पे करना है। एक इंस्टॉलमेंट तो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, दूसरे 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो हम किस्तों में पे कर रहे हैं, डेट आपको दे रखी है, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, लेकिन मशीनरी की जो कॉस्ट है वो नहीं दे रखी है। अगर कॉस्ट दे रखी होती तो उसे माइनस करके 10 मिलियन का जो डिफरेंस हो जाता वो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता, मुझे पता चल जाता, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, लेकिन इन्होंने रेट ज़रूर दिया है कि इंटरेस्ट इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो हम इस रेट की हेल्प से अपना इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं ज़रा एक बार के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का हेडिंग हम देंगे और अपना क्वेश्चन को शुरू करेंगे। चलिए, हेडिंग देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि आपको पूरी तरीके से समझाया जाए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, जर्नल एंट्री पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जर्नल एंट्रीज, और फिर वर्किंग नोट में हम इसका जो भी कैलकुलेशन बनता है वो बता देंगे। तो जर्नल एंट्रीज,
जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलर आपके पास अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट आपके पास में। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, आप एक पेज भी छोड़ सकते हैं या फिर बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, बाद में लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन समझने के बाद। मैं यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे पूरा पेज ही ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मैं वर्किंग कर लेता हूँ, बाद में मैं वर्किंग को हटा भी सकता हूँ यहाँ से। आप पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आप वर्किंग कर सकते हैं। वर्किंग नोट, देखिए मुझे चाहिए 10 लाख में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना, कि हर साल इंटरेस्ट कितना लगा है। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिससे मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट मिले, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे हर साल कितना लगा है वो चाहिए। 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, पहला तो अभी के अभी पे कर रहे हैं तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं ऑब्वियसली। आपको ये तो समझ आता है कि हम पहला इंस्टॉलमेंट तो इमीडिएटली पे कर रहे हैं। अगर पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी के अभी पे कर रहे हैं, ठीक है, अभी के अभी पे कर रहे हो तो उस पर तो कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता। जो अमाउंट अभी के अभी पे हो रहा है तो उस पर तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन बाद में पे हो रहा है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। और जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मतलब कि इस पे भी इंटरेस्ट लगा होगा और इस पे भी इंटरेस्ट लगा होगा, लेकिन इस पे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लगा होगा, इस पे ज़्यादा लगा होगा। क्यों? क्योंकि आज से जितना लेट करोगे इंटरेस्ट का रेट उतना ज़्यादा लगता है। वो तो बात समझ आती है, सीधी सी बात है। तो कहते हैं कि सर इंटरेस्ट, ये तो पता चल गया कि सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट में है, फर्स्ट में नहीं है क्योंकि वो इमीडिएटली पे हुआ है। ठीक है, तो आइए कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस आप कह सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल अकाउंटिंग लैंग्वेज है उसे हम कहते हैं कैश प्राइस। ठीक है, कि 10 मिलियन तो टोटल अमाउंट दे रखी है, 10 मिलियन जो है वो तो टोटल अमाउंट है 100 लाख रुपीज़, लेकिन जो कैश प्राइस है वो कितनी है वो मुझे जाननी है। जैसे ही वो पता चल जाएगा मैं डिफरेंस कर दूंगा, वो अमाउंट होगा क्या सर? वो अमाउंट होगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन नंबर 1 या फिर वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस की कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, हेडिंग देंगे पर्टिकुलर, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट समझ लीजिए, उसके बाद वापस से रिव्यू भी करवा दूंगा। पर्टिकुलर, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं अमाउंट। अमाउंट कौन सा सर? इंस्टॉलमेंट वाला, 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो तीनों का यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा 33,33,333, वो वाला। ठीक है, और यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह मैं कह देता हूँ डेट ही हम लिख लेते हैं, पर्टिकुलर वैसे कोई ज़रूरत नहीं आएगी। तो अमाउंट का यहाँ पे कॉलम मैंने बना लिया, यहाँ पे मैंने बना लिया डेट का कॉलम। डेट अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। रेट आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कुछ 5.36%, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ 5.36%। ये आई थिंक इंटर के एफएम के अंदर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एफएम के अंदर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपके पास में रिवीजन हो जाता है। तो ये पी फैक्टर है और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू रुपीज़, इतना सा काम करना है। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट तो मैं अभी के अभी पे कर रहा हूँ। अभी के अभी का मतलब क्या है सर? 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है,
1 अप्रैल 2001 को। अमाउंट कितना है सर? 33,33,333। मुझे बताइए इस पे क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? आंसर इज नो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और इवन इसका पी फैक्टर भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ अभी के अभी पे हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या ही निकालोगे, वो खुद प्रेजेंट वैल्यू में है। इसलिए ध्यान रहे, ऑलवेज आप ईयर 0 पे अगर देखेंगे तो ऑलवेज पी फैक्टर 1 होता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि ईयर अभी मतलब अभी के अभी जो इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं होती, इसलिए हम उसके लिए पी फैक्टर 1 लेते हैं, ताकि वही अमाउंट आपके पास में निकल के आ जाए कि 33,33,333। क्लियर है? जो इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है उसकी तो क्या ही प्रेजेंट वैल्यू, वो खुद प्रेजेंट वैल्यू है, उसकी कुछ निकलेगी नहीं। बात आ जाती है अब नेक्स्ट से, कि नेक्स्ट पेमेंट हो रहा है 31 मार्च 2002 को। अमाउंट तो सेम ही है सबके, 33 लाख। इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो सेम ही है, लेकिन क्या इस पे इंटरेस्ट होगा? आंसर इज यस, इस पे इंटरेस्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे हुआ? 31 मार्च 2003 को। अमाउंट सेम है, 33,33,333। अमाउंट सेम है आपके पास में, लेकिन पी फैक्टर अब यहाँ से निकल के आया। पी फैक्टर कैसे निकालते पता ही है आपको, मैंने वैसे कैलकुलेशन करवाई है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। वापस से एक बार, 1/1 प्लस आर करेंगे। 1/1 प्लस आर, आर का मतलब होता है रेट जो आपको दिया है 5.36%, तो 1 प्लस 5.36% करेंगे तो 1.0536, तो 1/1.0536 करना है और इक्वल टू प्रेस करना है। 1/1.0536 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास में फर्स्ट ईयर का क्या आ जाता है सर? पी फैक्टर। ईयर 1 का मतलब कि यहाँ पे लिखूंगा 0.9491। मैं ऑलवेज 4 डिजिट लेता हूँ, आप चाहे तो 3 ले सकते हैं, चाहे तो 4 ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ने अगर कुछ कहा है कि 4 डिजिट लेना है तब तो वही लेना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कहा तो वो अपने तरीके से 3 लीजिए, 4 लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ईयर का अगर पी फैक्टर चाहिए तो सिंपली और एक बार इक्वल टू प्रेस कर देना, मतलब कि 0.949126 वो आपके सामने दिख रहा होगा कैलकुलेटर पे। अभी आपको सिंपली क्या करना है, और एक बार इक्वल टू ही सिर्फ प्रेस करना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा 0.9008, ठीक है, 9008 आपके पास में। बस मल्टीप्लाई करिए और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और ये प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल निकालेंगे उसे ही हम क्या कहते हैं सर? उसे ही हम कहते हैं कैश प्राइस, उसे हम कहते हैं कैश प्राइस। बात समझ रहे हैं? ये है आपके पास में सर कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का मतलब और कुछ नहीं होता, जो फ्यूचर में आप इंस्टॉलमेंट वाइज पे करेंगे, ठीक है, उसे हम प्रेजेंट वैल्यू में अगर कन्वर्ट कर दे तो वही आपके पास में क्या है सर? कैश प्राइस। मतलब कि फ्यूचर की अमाउंट्स को प्रेजेंट पे लेके आओ और उसका टोटल कर दो, वही कैश प्राइस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कहते हैं 33,33,333, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.9491 से, तो ये अमाउंट आ जाएगा 31,63,666 आ रहा है आपके पास में। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में डिजिट की तो कोई बात नहीं हुई थी ना, कि इतना डिजिट लेना है ऐसा कुछ, वो क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेना है, या फिर पी फैक्टर सामने से नहीं दिए। अगर दिए होते तो वही लेना पड़ता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? 33,33,333 मल्टीप्लाई 0.9008, तो ये अमाउंट आपके पास में आ जाएगा 30,266, ठीक है। टोटल लगाइए इसका 33,33,333,
तो ऑलमोस्ट आपके पास में अगर आप देखेंगे तो 95 लाख समथिंग आ रहा है। अगर आप यहाँ पे डिजिट को हटा के 3 डिजिट लेना चाहे तो वो आपके पास में मैच हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 डिजिट लिए या फिर 4 डिजिट, आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है अगर पॉइंट की वजह से, वो अलोएबल है। ये तो बस मैंने 3 डिजिट इसलिए कर दिए क्या, ताकि मैं आपके पास में ये जो मॉड्यूल का आंसर है वो आपको मैच करवा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 डिजिट लेके आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक ऐसे मॉड्यूल ने 3 डिजिट लेके ही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। लेकिन सर 4 डिजिट लेके किया और आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो क्या अलोएबल है? आंसर इज यस, अलोएबल है। यस, अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, क्वेश्चन ने अगर स्पेसिफिकली आपको कोई पी फैक्टर कैलकुलेट करके दे रखे, या फिर क्वेश्चन ने ऐसा बता रखा है कि 3 डिजिट लेना है, उसके बाद आप 4 डिजिट लेंगे तो वो अलोएबल नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली आपको पे फैक्टर देता है या फिर आपको कहता है कि 3 डिजिट लेना है या फिर 4 डिजिट लेना है, तब तो कंपलसरी वही लेना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं बताया, मतलब 4 डिजिट लेके भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पॉइंट की वजह से अगर कोई यहाँ पे मिसमैच आ रहा है तो वो अलोएबल है, और कोई गलती करिए तो वो बात अलग है। बाकी पॉइंट की वजह से जो भी चेंजेस है वो अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। बस मैंने यहाँ पे 4 में से 3 इसलिए कर दिए क्योंकि ऐसे मॉड्यूल से आपको मैच करवा सकूँ कि देखिए इस तरीके की चीज़ें है आपके पास में। ठीक है, तो कहते हैं 33,33,333 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आंसर आएगा? 31,63,333 आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास में मल्टीप्लाई 0.901, तो ये आपके पास में आ जाएगा 30,03,333। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर मैं टोटल कर दूँ इसका, तो ये आपके पास में आ जाएगा 95 लाख रुपीज़। कितना सर? 95 लाख रुपीज़। तो कैश प्राइस आपके पास में कितनी निकल के आएगी? सर कैश प्राइस है 95 लाख रुपीज़। कैश प्राइस है 95 लाख रुपीज़। तो जो कैश प्राइस है, अगर इसका डिफरेंस मैं अपने इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट से कर दूँ, तो वो जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा सर? इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट अमाउंट। कहते हैं कि सर आपके पास में अगर मैं इंटरेस्ट का अमाउंट कहूँ तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है आपके पास में। क्या है सर? कहते हैं 10 मिलियन, आपने कहा कि सर टोटल प्राइस है। इंस्टॉलमेंट अगर आप फैसिलिटी जो है एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कितना पे करना है सर? 10 मिलियन। किस्तों में कर दिया, 3 किस्तें हैं आपके पास में, 3 इंस्टॉलमेंट है बेसिकली। तो कहते हैं 10 मिलियन मतलब कि 100 लाख रुपीज़। तो 100 लाख रुपीज़ इसका प्राइस कहा गया है, 100 लाख रुपीज़। लीजिए 100 लाख मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसकी केस प्राइस कितनी है सर? 95 लाख रुपीज़ ओनली। 95 लाख रुपीज़ ओनली। तो मैं कहता हूँ कि सर ये जो डिफरेंस आ रहा है 5 लाख रुपए का, जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। जो ये डिफर्ड आपके पास में पेमेंट हो रहा है, इसकी वजह से वो इंटरेस्ट तो ज़रूर चार्ज करेंगे। तो ये जो डिफर आ रहा है वो क्या है सर? इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो केस प्राइस इज इक्वल टू 95 लाख रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़, और कुल मिला के आपके पास में 10 मिलियन मतलब कि 100 लाख रुपीज़ आपके पास में बन रहे हैं। तो 5 लाख का यहाँ पे क्या हो गया सर? ये आपके पास में इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। लेकिन सर इसने जर्नल एंट्री पूछी है। जर्नल एंट्री पूछी है मतलब कि हर साल की मुझे यहाँ पे जर्नल एंट्री लगानी पड़ेगी। 3 साल है तो 3 साल की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। और ये जो है क्या है सर? ये 5 लाख रुपीज़ क्या है सर? टोटल इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर सेकेंड ईयर का कितना होगा और थर्ड ईयर का कितना होगा? डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 मत कर देना। मैंने जैसे कि आपको कहा कि सेकेंड ईयर में तो थोड़ा बहुत कम होगा इंटरेस्ट, क्योंकि आपके पास में पेमेंट का जो पीरियड है वो कम है थर्ड ईयर के हिसाब से। क्लियर है? थर्ड इंस्टॉलमेंट के हिसाब से तो डिवाइड बाय 2 तो नहीं होगा। पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसमें से सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है और थर्ड का कितना है।
जो कुल मिला के 5 लाख हो रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो कहते हैं कि उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस या फिर इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख सकते हैं या फिर अमाउंट लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं कि आ जाइए, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले मैं डेट लिख लेता हूँ यहाँ पे, डेट। यहाँ पे लिखा जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलवेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है। जितना पेमेंट आपका बाकी है, जिसे आप पे नहीं कर रहे, उस पे लगता है इंटरेस्ट। बैंक में भी ऐसा ही होता है, जो पे आप ऑलरेडी कर चुके हैं उस पे थोड़ी ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस पे कभी इंटरेस्ट नहीं होता। तो कहते हैं ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, ठीक है, जिस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट रेट, पीवी फैक्टर दोनों एक ही होते हैं, जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं 5.36%, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट एट द रेट 5.36% इंटरेस्ट लगेगा। और आपके पास में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट आपके पास में क्या हो जाता है सर, मेन अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस आपके पास में आ जाएगी। क्लोजिंग आप आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लियर है। तो ये आपके पास में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। चलिए, तो ये आपके पास में यहाँ पे मैं थोड़ा ये लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाइए। डेट तो आपके पास में वही सेम है जो ऊपर आपने लिख रखी थी, 1 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेट ले लेता हूँ, आपके पास बार बार लिखने का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख दी डेट आपके पास, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को। अब यहाँ पे ध्यान रहे वापस से एक बार, इंटरेस्ट जो होता है ऑलवेज केस प्राइस जो आउटस्टैंडिंग होता है उस पे लगता है। इंटरेस्ट जो है वो ऑलवेज कैश प्राइस जो आउटस्टैंडिंग है उस पे लगता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट प्राइस नहीं लेना है। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है वह वो वाली कैश प्राइस जो आपने पे नहीं करी है, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। टोटल मुझे आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताइए। टोटल आपके पास में जब मैं परचेस करने जा रहा हूँ तो पूरे का पूरा अभी पे करना है 95 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑलवेज केस प्राइस पे लगता है, 10 मिलियन पे नहीं, 95 लाख रुपीज़ पे लगेगा, 100 लाख पे नहीं। 100 लाख में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट मिला हुआ है, मुझे तो अलग से उस पर कितना लगा है वो निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑलवेज केस प्राइस पे लगता है। मतलब कि सर जब मैं ईयर 1 पे खड़ा हूँ, ईयर ज़ीरो मतलब कि आज आज क्या है सर, 1 अप्रैल 2001, तब मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है सर, 95 लाख रुपीज़, सर 95 लाख रुपीज़। अच्छा मुझे बताइए अभी कोई इंटरेस्ट पे करना है, आंसर इज़ नो सर, क्योंकि ईयर ज़ीरो पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है। ओके सर, इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ईयर ज़ीरो है। जैसे आप डिफर्ड करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो ईयर 1 मतलब ईयर ज़ीरो मतलब कि 1 अप्रैल 2001 को कोई इंटरेस्ट पे करना है, आंसर इज़ नो सर, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग है, ईयर ज़ीरो है, ईयर ज़ीरो पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर सर, एकदम क्लियर है। लेकिन मैंने इमीडिएटली कुछ अमाउंट पे कर दिया था, कितना सर, 33,33,333, वो ऑलरेडी पे कर दिया, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था, 33,33,333। क्लियर है सर। तो 95 लाख रुपीज़ जो मुझे पे करना था उसमें से मैंने इतना अमाउंट तो ऑलरेडी पे कर दिया। तो कहते हैं 95 लाख माइनस 33,300, सॉरी 33,33,333। तो मेरे पास यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है, 61,66,667। क्लियर है।
जो कि मेरे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग बनेगा 61,66,667। अब जब मैं यहाँ पे पेमेंट करने जाऊँगा ना, तो पेमेंट तो मैं कितना कर रहा हूँ हर साल 33 लाख, ये तो आपके पास में क्लियर है अमाउंट। पेमेंट मैं हर साल कितना कर रहा हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तीसरे साल भी मैं इतना ही पेमेंट करूँगा। और कुल मिला के जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो 100 लाख को पहुँच जाएगा। मेरी बात समझ रहे? हर साल तो मैं इतना ही पे कर रहा हूँ, तभी तो इसका 10 मिलियन टोटल आएगा। इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना है सर? 10 मिलियन, क्वेश्चन ने खुद बताया था 100 लाख। तो हर साल तो मैं इतना ही पे करूँगा। और इसका टोटल जो है ओबियसली 95 लाख रुपीज़, मतलब ये तो टोटल नहीं, ओपनिंग के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे 61,66,667 जो अमाउंट बन रहा है, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा क्या? आंसर इज यस लगेगा सर। कितना? तो कहते हैं जितना डेफर करा आपने, 1 अप्रैल को परचेज़ किया था लेकिन पेमेंट तब नहीं किया आपने, और पेमेंट तब नहीं किया तो फिर कब किया? 31 मार्च 2002 को। तो इतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑलवेज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पे लगता है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस वाली ओपनिंग, ठीक है, उस पे ही लगता है। जो पे कर दिया उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब कि 95 लाख रुपीज़ पे इंटरेस्ट कोई भी कैलकुलेट नहीं करेगा। किस पे होगा सर? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो पे हो चुका है उस पे इंटरेस्ट कभी नहीं लगेगा। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है, 61,66,667 जो अमाउंट है मल्टीप्लाई कर दूंगा 5.36%, एक साल का लगेगा ना, एक ही साल का डिफरेंस है, मतलब एक साल का आपके पास में क्या लगेगा सर? इंटरेस्ट। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करिए, आपके पास में आंसर आएगा 3,30,533 है, ठीक है, 533 ये अमाउंट आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है? तो 61,66,667 मुझे पे करने थे, जिसमें से मैंने पेमेंट कितना कर दिया? 33,33,333 का पेमेंट कर दिया, जिसके अंदर इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है? ये ऑलरेडी इसके अंदर मिला हुआ है, 3,30,533 का इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं 61,66,667 का पेमेंट करना था आपको, ठीक है, पेमेंट करना था, लेकिन उसमें से 33,33,333 का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया आपने, उतना पेमेंट आपने कर दिया। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट मिला हुआ है वो मुझे हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सर? क्लोजिंग कैश प्राइस वाला आउटस्टैंडिंग, मतलब कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो नहीं लेना है, कैश प्राइस इसमें से माइनस करनी है। इसमें से कैश प्राइस का अमाउंट कितना पे कर दिया, तो कहते हैं इसमें ये जो इंटरेस्ट है वो हटा दो, ठीक है। तो वो हटा के आप जो है यहाँ पे अमाउंट लेंगे, वो हटा के अमाउंट लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 31,63,867। मेरी बात एकदम से क्लियर हो रही है क्या? मैंने कहा कि सर ये आप जो है कैश प्राइस में से कितना पेमेंट कर रहे हैं, कैश प्राइस वाला, वो हाँ यहाँ पे क्लोजिंग आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा 33,333 में तो इंटरेस्ट मिला हुआ है, पहले वाले में तो नहीं था कोई इंटरेस्ट, ये तो प्योर आपके पास में क्या है सर? कैश प्राइस। तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ से माइनस करके अमाउंट ले लिया। लेकिन क्या ये प्योर कैश प्राइस है? आंसर इज नो सर, इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, और कितना था वही हमने निकाल लिया। अब जैसे ही इंटरेस्ट मिल चुका है तो मैंने इसमें से इंटरेस्ट को हटा दिया, 3,30,533 को माइनस कर दिया इसमें से, तो मुझे कैश प्राइस मिल गया। अब कैश प्राइस में से जो पेमेंट हो चुकी कैश प्राइस को माइनस करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा कैश प्राइस कितना आउटस्टैंडिंग है, वो यहाँ पे ओपनिंग बनेगा 31,63,867, और जिस पे आपके पास में क्या लगेगा सर? इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ रहे? 31,68,67 और मल्टीप्लाई 5.36%। क्लियर है? तो ये आपके पास में अमाउंट बनेगा कि ये कब से बाकी है सर? लास्ट हमने पेमेंट कर दिया था, एक साल और आपके पास में हो गया, तो इसका एक साल का इंटरेस्ट लगेगा 1,69,583 का।
और वापस से यहाँ पे अगर कुछ निकालना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपके पास में, लेकिन इसके बाद कोई कैलकुलेशन बचती नहीं है तो डैश भी कर सकते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं है कैश प्राइस वाले की। ठीक है, तो ये बात ख़त्म हो जाती है। क्लियर है। यहाँ वैसे भी ये माइनस करके अगर यहाँ पे डिफरेंस भी निकालेंगे तो ज़ीरो आएगा। ऑब्वियसली ईयर ख़त्म हो चुके हैं, ज़ीरो आ जाएगा, कैश प्राइस अब कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होगी क्योंकि ईयर 3 में आपके पास में इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो रहा है। क्लियर है। चेक करना चाहे तो कर सकते हैं कि माइनस करिए, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इंस्टॉलमेंट से माइनस करिए तो ये इससे मैच हो जाएगा। 2-3 रुपये का डिफरेंस हो तो बात अलग है, बाकी वो मैच हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास में कैलकुलेशन पूरी की पूरी हो चुकी और इसका भी टोटल अगर आप देखेंगे 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया ये कैलकुलेशन, 5 लाख रुपए इंटरेस्ट तो हमें पता ही थे, लेकिन 5 लाख में से कितना सेकेंड इंस्टॉलमेंट का है और कितना थर्ड का वो नहीं पता था हमें, जो हमें पता चल गया। ठीक है, तो कहते हैं इसका जो टोटल है ऑलमोस्ट आपके पास में कितना आएगा सर, 5 लाख ही आएगा। 1-2 रुपये डिफरेंस है, बात अलग है, बाकी इतना ही आएगा आपके पास में। टोटल करना चाहे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 33,30,533 प्लस 169,583 तो कितना आ रहा है, 116 रुपये आपके पास में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, कहते हैं कि सर जो आपके पास में आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है और इंस्टॉलमेंट है उसका लास्ट में डिफरेंस ही ले लो। मतलब कि आप क्या करें, 5 लाख को मैच करना है हमें, तो आप क्या करिए, अब इसके आगे तो कोई है नहीं इंस्टॉलमेंट, सीधी सी बात है, तो मैं क्या करूँगा 33,333,333 में से ये अमाउंट माइनस कर दूंगा और जो अमाउंट आएगा वही यहाँ पे लिख दूंगा 169,466। ठीक है, और जैसे ही लिख देंगे आपके पास में 5 लाख मैच हो जाएगा। सर एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, आंसर इज यस। ये थोड़ा सा मार्क करना है तो कर लीजिए कि लास्ट ईयर में ऑलवेज आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो, लास्ट में आपको ऑलवेज इस तरीके से मैच कर देना है। ठीक है, लास्ट जो ईयर है, लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आप कैसे करेंगे सर, इस तरीके से मैच कर दीजिए। ऑलवेज आपके पास में क्या करना है सर, बैलेंसिंग फिगर ही ले लेना है ताकि आप मैच कर पाए, वरना मैच नहीं होगा आपके पास में। ठीक है, मैच कर पाए इसलिए। क्लियर है, ये पॉइंट आपके पास। ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो जनरल एंट्री पे आ जाएंगे। जनरल एंट्री तो वैसे 2-3 ही होंगी, लेकिन फिर भी मैंने एक पेज यहाँ पे छोड़ दिया था ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो जनरल एंट्री पे आइए। सबसे पहले दिन हम क्या कर रहे हैं सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2001 को। 2001 को परचेज हो रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब डिफर्ड क्रेडिट से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपको मिल गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मिल रहा है, डेबिट करेंगे। असेट ऑलवेज डेबिट आपके पास में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट आपके पास। यहाँ पे लिख दूंगा ये डेबिट का अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट रुपीज़। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का है सर, पूरे 95 लाख रुपीज़। ध्यान रहे, यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए। जब भी आप जो है जनरल एंट्री पास करें और उसमें असेट की वैल्यू दिखानी रहेगी तो उस वैल्यू में आप ऑलवेज कैश प्राइस पे लिखते हैं। ये वैसे फाउंडेशन में आई थिंक क्वेश्चन था, फाउंडेशन में या फिर इंटर में ऐसे अकाउंट में ऐसे क्वेश्चन होते थे कैश प्राइस वाले। ठीक है, तो वो चीज़ ही यहाँ पे रिपीटेशन में है, कैश प्राइस ही लेनी है ऑलवेज। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 100 मिलियन मत ले लेना। ठीक है, सॉरी 10 मिलियन था, 100 लाख रुपीज़ आपके पास में। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं लेना है, कैश प्राइस लेनी। कैश प्राइस कितनी है सर, 95। तो 95 लाख रुपीज़ का आपको जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मिला है, तो उसे हमने डेबिट कर दिया। असेट बढ़ गए आपके पास में, डेबिट कर दिया। अब इसके बदले कुछ पेमेंट भी तो किया होगा, आंसर इज यस। फर्स्ट डे हमने पेमेंट किया है कितने का सर, फर्स्ट डे हमने तुरंत ही पेमेंट कर दिया 33,33,333 का। तो पेमेंट गया है टू बैंक अकाउंट कितने का सर, 33,333 का।
लेकिन सर जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? ऑब्वियसली वो पेमेंट करना बाकी है, डिफर्ड कर रहे हैं हम, नेक्स्ट आपके पास में इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो कहते हैं कि तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी सर? टू पेएबल अकाउंट। ऑब्वियसली हमारी एक लाइबिलिटी बन रही है कि पे करना है, तो टू पेएबल अकाउंट। कितने का? जितना अमाउंट बन रहा है, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे बना रखा है वैसे कितने का बन रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही अमाउंट है उस चीज़ की, 61,66,667। जनरल एंट्री ख़त्म। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आ रहा है? 31 मार्च 2002 को। क्या करेंगे सर? पेमेंट करेंगे। कितना सर? सेकेंड ईयर भी हमने पेमेंट कितना किया है? 33,333। लेकिन क्या सर ये प्योर अमाउंट कैश प्राइस? आंसर इज नो सर। इसके अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है 3,30,533 का। तो हमें बाइफरकेटेड वे में पे करना है, मतलब जनरल एंट्री करना है। डायरेक्टली आपके पास में ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, ठीक है, या फिर पेएबल डेबिट टू बैंक, नहीं। पैसा तो हमने कितना पे किया वो तो एंट्री करेंगे कि टू बैंक अकाउंट हमने टोटल पे किया है। टू बैंक अकाउंट कितना पे किया सर? 33,33,333। लेकिन सर इसमें से कितना इंटरेस्ट का और कितना आपके पास में कैश प्राइस का, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। तो कहते हैं कैश प्राइस का मतलब कि पेएबल को डेबिट करूंगा, जितना पे कर रहे हैं आप उसमें से माइनस हो जाएगा। तो जितना पेएबल आपको दिख रहा था पहले, कितना? 61,66,000 का, उसमें से हम कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। कितना? केस प्राइस वाला लेना है। कितना सर? केस प्राइस वाला लेना है, मतलब कि इसमें से इतना माइनस कर दो। केस प्राइस कितनी है सर? केस प्राइस ये रही 31,63,867। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 31,63,000। कितना हो रहा था? 63,000 ही आ रहा था ना। एक मिनट कैलकुलेशन करके मुझे बताइए, एक मिनट। सॉरी, 30 लाख आपके पास में आ रहा है, 30 लाख ही आ रहा है ना। अमाउंट इंस्टॉलमेंट का जो है उसमें से ये इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो जो कैश प्राइस पेएबल है वो आपको मिल जाएगी। तो वो 30 लाख आ रही है, ठीक है, 30 लाख है। तो कितना है? 30 लाख समथिंग 2,800 है। 2,800 है आपके पास में। क्लियर है? तो सर ये जो पूरा अमाउंट हमने पे किया वो तो 33,33,333 है। लेकिन उसमें से आप तो बोल रहे हैं कि सर कैश प्राइस का इतना है, तो बाकी का किसका होगा सर? इंटरेस्ट का होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब समझ आ रहा होगा, अब आपके पास में समझ आ रहा होगा कि जो डिफरेंस है कितना, ये जो डिफरेंस है 3,30,533 इंटरेस्ट का था। सेम एंट्री हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे भी कर देंगे, जो कि कब है? 31 मार्च 2003 को सेम एंट्री होएगी, ठीक है ना, कि पेएबल डेबिट, पेएबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू बैंक। और बैंक से पेमेंट कितना हो रहा है? हर साल सेम ही हो रहा है, 33 लाख वो 33 वाला। तो कहते हैं बैंक में जो पेमेंट हो रहा है वो तो हर साल सेम ही है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। लेकिन सर इसमें से इंटरेस्ट का कितना और कैश प्राइस पेएबल का कितना, वही तो इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं इंटरेस्ट का तो कैलकुलेशन है 169,466, 169,466। तो जो डिफरेंस है वो कैश प्राइस का पे कर दिया हमने। तो 33 लाख माइनस 169,466। तो ये जो अमाउंट आपके पास में आएगा वो किस चीज़ का होगा? वो आपके पास में कैश प्राइस पेएबल का होगा। लीजिए, यहीं पे आपके पास में चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, इंटर में जो पढ़ के आते वही है। बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवीजन करवा दूँ आपके पास में जो हमने चीज़ें कही शॉर्ट में आपके पास, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए ज़्यादा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि सर क्वेश्चन आपको एक पूछा गया जिसमें आपको कहा गया कि एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमें लेना है लेकिन इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको दे दिया 10 मिलियन। कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया हर साल इक्वल है 33,33,33। और कहते हैं 2 साल में 3 इंस्टॉलमेंट इन्होंने बना दिए, 1 अप्रैल, 31 मार्च, 31 मार्च। जो 1 अप्रैल है मतलब कि हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट डिफ़र होंगे। पहला तो अभी के अभी पे कर रहे हैं, बाकी के 2 जो है डिफ़र होंगे, मतलब कि उस पर इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है। कहते हैं जनरल एंट्री पास करिए। अब जनरल एंट्री जैसे ही पास करने के लिए बोलते हैं तो आपको पता ही है कि सर हमें एंट्री पास करनी पड़ती है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास में, सॉरी, जो आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसे हम डेबिट करते, आया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट। कहते हैं कि टू बैंक, जितना पेमेंट कर दिया वो बैंक, और टू पेबल। ठीक है, तो आप पेबल अमाउंट हमें निकालना होगा और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितना अमाउंट होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ऑलवेज कैश प्राइस आता है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 आपकी ये बन गई कि भाई कैश प्राइस चाहिए, उसके बिना तो जनरल एंट्री स्टार्ट नहीं होगी। पहली रिक्वायरमेंट कि कैश प्राइस चाहिए। कैश प्राइस जैसे ही मिल जाएगी आप ये पहली जनरल एंट्री ख़त्म कर देंगे, हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि कैश प्राइस आपने 95 लाख रुपीज़ की कैलकुलेट कर दी, आप 95 लाख रुपीज़ से पहली एंट्री कर पाएंगे। जैसे कि मैं सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ कि 95 लाख रुपीज़ वाली ये एंट्री कर देंगे क्योंकि आपने कैश प्राइस की कैलकुलेशन कर दी वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है, और जैसे ही मिल गई आप रिलैक्स हो जाएंगे कि काम ख़त्म, 95 लाख रुपीज़ लिख दिया और अमाउंट पेएबल जो है यहाँ पे आपके पास में कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, कि 95 लाख रुपीज़ में से हमने इतना तो पे कर दिया, तो बाकी का क्या होगा सर? पेएबल, बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं और आप रिलैक्स हो गए कि अब कुछ करना नहीं है। लेकिन जैसे ही सेकेंड एंट्री करने जाएंगे आपको पता चलेगा कि और कैलकुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे कि पेएबल का जो पार्ट है उसमें से और कुछ पेमेंट होगा, तो कहते हैं पेएबल लगाऊँ डेबिट। इंटरेस्ट भी तो लगा होगा सेकेंड ईयर से, सेकेंड इंस्टॉलमेंट से, तो कहते हैं इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज क्रिएट होगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट तो पता ही नहीं है। उसके लिए आपको सेकेंड नंबर की जनरल एंट्री, मतलब कि सॉरी, वर्किंग नोट आपको बनानी पड़ेगी। आप इंटरेस्ट का अमाउंट तो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे 5 लाख, लेकिन उसकी कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई इंटरेस्ट का अमाउंट कितना किस में है। क्लियर? तो वो आपके पास में पता चल जाएगा और कंप्लीट आपके पास में ये चीज़ हो जाएगी और ये एंट्री कर देंगे, ख़त्म। क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे समझने लायक था। और वैसे भी अगर इंटर में आप पढ़ के आ रहे हैं ये चीज़ को, अगर आपको याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई थिंक मुझे याद है तब तक वो डेप्रिसिएशन वाले जो है चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ आता था, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, जहाँ पे केस प्राइस और कैलकुलेशन वगैरह आती थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है आपके पास। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास में एक ही टॉपिक बचता है जिस पे मुझे 3 क्वेश्चन करवाने हैं और इंडेक्स ख़त्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ कंप्लीट करवाता हूँ और फिर हम इंडेक्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडेक्स 16 कंप्लीट हो जाएगा।